ABCDEFGHIJKLM। अल्फ़ाबेट हम सब ने सीखा है, राइट? पर अल्फ़ाबेट सीखने के बाद उनको जोड़-जोड़ के CAT कैट, BAT बैट, APPLE एप्पल हमने वर्ड्स बनाने सीखे और ऐसे करके हमें लैंग्वेज सीखी, लैंग्वेज अपनाई और फिर बोलना सीखा, कम्युनिकेट करना सीखा। अब मैथ्स भी ना बेसिकली एक लैंग्वेज है और जब आप एंट्रेंस एग्जाम में जाते हो, आप बेसिकली मैथ्स में कम्युनिकेट करने जाते हो। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपने अल्फ़ाबेट ठीक से सीखा है, आपने वर्ड्स बनाने ठीक से सीखे हैं, तो कम्युनिकेशन फ्लॉलेस रहेगा और अगर ऐसा नहीं है तो कहीं न कहीं कमी आएगी। अब आपको याद है 11वीं 12वीं कक्षा में हमारे इंग्लिश के प्रैक्टिकल्स होते थे जिसमें एक्सटर्नल्स आते थे और वो हमें कुछ लेवल्स में प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाते थे। एक टॉपिक देते थे एक्सटेम्पोर की तरह, उस पे थोड़ी देर बोलना होता था। स्पीकिंग स्किल्स का टेस्ट होता था, लिसनिंग स्किल्स का टेस्ट होता था, एक ऑडियो प्ले करते थे, उसे सुनकर उसके बेस पे क्वेश्चन आंसर्स करने होते थे, है ना? तो इस तरीके से हमारी प्रैक्टिस होती थी। यही काम हमें अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए करना है। तो हमने क्या करा, हमने राइटिंग स्किल्स सीख लिए, हमने थ्योरी सीख ली, हमने सीख लिया लिखते कैसे हैं, हमने लिसनिंग स्किल्स पर काम करा, हमने देखा कि मैथ्स को सुनते कैसे हैं, है ना? अब प्रैक्टिकल अप्रोच देखते हैं। अगर कोई रियल लाइफ सिचुएशन आती है तो उसमें कैसे डील करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है। हमारे लिए रियल लाइफ सिचुएशन क्या है, अगर कोई प्रैक्टिकली क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो उसको कैसे आंसर करना है। तो इस वाले पार्ट पे आज हम काम करने वाले हैं। एक बार बता दीजिए कि मेरे को अच्छे से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और ये वीडियो ठीक है, ताकि हम आगे चलें। तो जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जारी रहेगी। कम से कम 150 वीडियोस हम पार कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन नॉकआउट सेशन सीरीज में और उसमें सेशंस बढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस चलती रहेगी। तो प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम नज़दीक है इसलिए अपनी प्रैक्टिस को शार्प रखिए। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिकली अप्रोच से प्रैक्टिस करने वाले हैं तो फिर एकदम क्या होगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। प्रीवियस क्वेश्चन इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन इन योर लैंग्वेज ड्यूरिंग द एंट्रेंस एग्जाम, राइट? करते काम स्टार्ट। तो आज के काम की खास बात क्या है? खास बात यह है कि आज हम सारे के सारे रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस टारगेट करने वाले हैं एक वन शॉट की तरह। तो दिस इज अ वन शॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ रियल एनालिसिस फ्रॉम 2011 टू 2019, जो भी पिछले CSR नेट के एग्जाम्स में आ चुके हैं 2011 से लेकर 2019 तक। तो आपको इन सबके वजह से क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस नहीं करने पड़ेंगे रियल एनालिसिस के लिए, क्योंकि उसके सारे क्वेश्चन हमने कंपाइल कर दिए, हमने आपके लिए और आसान कर दिए, टॉपिक वाइज कर दिया है। तो आज के सेशन में हम रियल एनालिसिस का सीक्वेंसेस एंड सीरीज पोर्शन वाला पार्ट जो है, सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स के प्रीवियस से क्वेश्चन उठा रहे हैं 2011 से 19 तक के एक ही सेशन में, ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए, कंपेयर कर पाओ, कंपैरेटिव स्टडी कर पाओ। इसी तरीके से और टॉपिक्स हम उठाते रहेंगे, राइट? रेडी? करें काम स्टार्ट? चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो बिना देरी के इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन सेज लेट an defined by sin pi by n be a sequence. For this sequence a1 a2 and so on, the supremum is, हमें सुप्रीम बताना है। अब देखने से बहुत साधारण क्वेश्चन लग रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ एक सीक्वेंस है, इसका सुप्रीम बताना है। तो एग्जाम के क्वेश्चन हमेशा पहाड़ जैसे नहीं होते, वो आपके लिए मॉडरेट लेवल, इजी लेवल और डिफिकल्ट लेवल, 3 लेवल पर डिफाइंड होते हैं। डिफिकल्ट वाली परसेंटेज आपको पहले ही बताया बहुत बार, हमेशा कम होती है, तो ज्यादा परसेंटेज आपको हमेशा मिलेगी मॉडरेट क्वेश्चन की या इजी क्वेश्चन। तो इजीली हैंडलेबल क्वेश्चन। आई वांट यू ऑल टू आंसर और मैं लाइव चैट पे जरा नजर रखूंगी, आपने कमेंट करना है और फिर हम मिलकर यहाँ सॉल्व करते हैं, राइट? अगर आपको लगता है आप सॉल्व कर सकते हो, जरा पॉज का बटन दबाओ, अपने लिए सॉल्व करो, फिर कंटिन्यू करो। आपको लगता है कि आपको देखने की जरूरत है तो फिर हम करते हैं आगे, राइट? तो सीरीज लेते हैं, सीक्वेंस लेते हैं। सीक्वेंस क्या हमारे पास, एन डिफाइंड बाय साइन पाई बाय। अब इसको हम सीक्वेंस की तरह चल सकते हैं बच्चों की तरह। पहले क्या करेंगे, a1 a2 an इसके टर्म्स लिख लेंगे, है ना? फिर देख लेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, पैटर्न नोट करेंगे एंड सो ऑन, कंपेयर करेंगे, देखेंगे। ये भी कर सकते हैं, ये हम यहाँ पे स्मार्टनेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दो तो ये फंक्शन कौन सा बन रहा है बेटा, दिस इज एक्चुअली साइन एक्स फंक्शन है। हमें मालूम है इसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में रहती है। अब साइन पाई बाय एन है, यानी कि एक्स की वैल्यू पाई बाय एन है, उससे क्या है, इस रेंज में फर्क आएगा? नहीं, हो सकता है सारी वैल्यूज ना ले, पर हमें मालूम है कि अल्टीमेटली सबसे बड़ा 1 होगा, सबसे छोटा -1 होगा। हमें इसका सुप्रीम पूछ रहे हैं, तो हम सारे पॉइंट्स निकाल के सुप्रीम निकालने की जगह क्या करेंगे, हम डायरेक्टली देखेंगे कि सुप्रीम तो -1 है। अब देख लेते हैं 10 होगा या नहीं। ऑप्शंस में देखो कैसे पूछ रहे हैं,
क्या इसका सुप्रीम 0 है एंड इट इज अटेन, या फिर 0 है पर अटेन नहीं हो रहा है ना। ऐसी 1 है और अटेन होगा, या 1 है और अटेन नहीं होगा। अटेन होना मतलब उसकी वैल्यू किसी एक सीक्वेंस के पॉइंट की वैल्यू वो एग्जैक्टली आ जाएगी या नहीं आएगी। हाँ ये मालूम है सुप्रीम तो इस फंक्शन का 1 है, यानी कि इसका भी 1 होना चाहिए। अब वो अटेन होगा या नहीं वो चेक करना बाकी है। अभी कब आती है वैल्यू साइन की, हमें मालूम है इसकी वैल्यू कब आती है 90 डिग्री में। सबसे पहले साइन पाई बाय 2, इसके बाद क्या करो इसमें 2 पाई प्लस करते जाओ, तो साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 2 ऐसे करते जाओ, फिर 4 पाई प्लस पाई बाय 2 एंड सो ऑन, रिपीट करती जाएगी क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है, 2 पाई पीरियड है, राइट। अब पाई बाय 2 क्या इसमें कहीं नजर आ रहा है आपको, ये देखो। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा साइन पाई बाय 2, जो कि एक्चुअली हमारा ये 2 टर्म भी है। 1 से बड़ी वैल्यू क्या साइन x कभी भी ले सकता है, नहीं ले सकता, काम खत्म हो गया। वी नो दैट द आंसर इज 1 एंड इट इज अटेन्ड। देयरफॉर हम कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हम टिक कर देंगे। हम कहेंगे सी ऑप्शन इज द आंसर। बात समझ में आई? एक बार एक्सप्लेनेशन पर नजर डालो, इजी अंडरस्टैंडेबल, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार ये बता दो कि क्लियरली विजिबल है, विजिबिलिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सब आपका काम है बताना, है ना। चलें आगे फिर। सही है, क्वेश्चन क्लियर है, आंसर इज सी पार्ट। द सुप्रीम इज 1 एंड इट इज अटेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, आप लोग बताएंगे तभी आगे चलेंगे, कमेंट करेंगे। रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 2। लेट px बी अ पॉलिनोमियल इन द रियल वेरिएबल x ऑफ डिग्री 5। हमें बता दें कि px को भी डिग्री 5 का पॉलिनोमियल है। जब आपको कोई भी रैंडम पॉलिनोमियल की बात करें तो क्या करो, मान लो सबसे सिंपल पॉलिनोमियल मान लेते हैं x रेज़ पर 5। देन हमें इस लिमिट के बारे में कमेंट करना है। अगर आप ध्यान दो तो एक्चुअली में क्या बन रही है, दिस इज एक्चुअली अ सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का एक टर्म बन रहा है ना, तो हमने सीक्वेंस कैसे जनरेट करी, इसकी हेल्प से। तो एन सीक्वेंस जनरेट कर लेते हैं। कैसे आ रही है, पी एन यानी कि एक्स रेज़ पर 5 जो है ना, इसमें पुट कर दिया एन की जगह एन रेज़ पर 5, और यहाँ पे हमारे पास है 2 रेज़ पर। हमें इसकी लिमिट निकालने को कह रहे हैं, तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन। अब अगर आप ध्यान फरमाएं, लिमिट निकालनी हम सबको आती है, तो अब यहाँ पे एल हॉपिटल रूल निकाल के लगा के निकाल सकते हो लिमिट, वो एक तरीका है। अब दूसरा तरीका है कॉमन सेंस का, वो हमने सीखा है ग्राफ वाले सेशंस में, जो 5 स्पेशल ग्राफ के सेशंस है। आप में से किसी ने नहीं देखे हैं, अभी भी आपसे गलती हो गई तो जरूर देख लें। अगर आप ऐप पर हैं तो ऐप पर हर कोर्स में अगर आप रजिस्टर्ड है, एक स्पेशल सीरीज है ग्राफ की, उसमें आप देख सकते हैं। अगर आप ये सेशन यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे हमारे पास एक स्पेशल प्लेलिस्ट है जो ग्राफिंग सीरीज पे ही बेस्ड है, ग्राफ पे बेस्ड है, तो आइदर वे वॉच इट। अगर आपको नहीं मिलती है तो नीचे कमेंट करो, हेल्प चैट में हमसे बात करो, ऐप पर अगर आप हो तो, या फिर यूट्यूब पे हो तो आप कमेंट करो एंड वी हेल्प यू एक्सेस इट। आपको लिंक शेयर करेंगे, आपको कैसे वहां तक पहुंचना बताया जाएगा, जरूर देखो। तो ग्राफ जब आपको बताया था कि एक रेट ऑफ कन्वर्जेंस, रेट ऑफ डाइवर्जेंस होता है। अब एन एच पर 5 एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीज करता जाएगा, ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। हमें देखना है इन दोनों में से कौन ज्यादा जल्दी इंक्रीज करेगा। तो ज्यादा जल्दी कौन इंक्रीज करता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल है। एक्सपोनेंशियल का रेट ही हमेशा ज्यादा होगा। इनफैक्ट अगर आपने इंग्लिश में बात करते हुए सुना हो कि कोई चीज अगर हम बोलते हैं बहुत जल्दी बढ़ रही है तो वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। तो इसका रेट ऑफ इंक्रीज, इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा है, इसका कम है। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये जल्दी इंक्रीज करिए, ये धीरे इंक्रीज करिए। ये जल्दी इन्फिनिटी पे जाएगी, ये धीरे जाएगी। जो जल्दी इन्फिनिटी पे जाएगी यानी कि डिनोमिनेटर को बड़ा करिए, इसका मतलब ओवरऑल ये सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसकी लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी पर आने पे क्या होगा, डिनोमिनेटर जल्दी इंक्रीज कर रहा है, न्यूमरेटर नहीं कर रहा है, वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आपको कोई लिमिट नजर आ रही है 0, ऑप्शंस पे नजर डालो, 5 1 0 इन्फिनिटी, एक 0 हमें नजर आ रहा है। एंड कोइंसिडेंटली ऑप्शन नंबर 1 में भी 0 था, और ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे 0 है, और क्वेश्चन नंबर 1 में भी ऐसे ही था 0, 0 नहीं था। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमारा आंसर सी पार्ट था, और क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर सी पार्ट ही आ गया। सो आंसर इज सी पार्ट। बात ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। चला जाए आगे, यहाँ तक कोई भी दिक्कत है आप पूछ सकते हैं, विश्राम लेते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं, फॉलो कर पा रहे, लिमिट कैसे निकाली हमने, आसान तरीका है। इसके अलावा अगर कोई समझ नहीं आया कि ग्राफ आपको नहीं आता तो आप एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो कैसे निकालोगे आप, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालनी है आपको, ऊपर नीचे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू n, अलग अलग 5 n रेज़ पर 4
नीचे क्या आ जाएगा, 2 रेज पर n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 रेज पर n log 2। ठीक है, बात सही है। ऐसे करते जाएंगे आगे, चलते जाओ चलते जाओ, करते जाएंगे। कब तक करते जाएंगे, जब तक ऊपर n रेज पर 4 से क्या ना बन जाए, 1 ना बन जाए, क्योंकि अभी भी कैसा बन गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। तो दोबारा से एल हॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दोबारा से करेंगे तो 4 भी नीचे आएगा, 20 n रेज पर 3, नीचे क्या आएगा, 2 रेज पर n log 2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे चलते जाओगे तो यहाँ n क्यूब से धीरे क्या बन जाएगा, अगले स्टेप पे बनेगा यहाँ पे 3n स्क्वायर, उसके अगले स्टेप पे 2n, उसके बाद n से 1 बन जाएगा। पर नीचे हमेशा देखो 2 रेज पर n रहने वाला है, उससे क्या होगा, अल्टीमेटली ये बन जाएगा 1 बाय इन्फिनिटी फॉर्म, और फिर वो आ जाएगा सीधे, राइट। तो ये दूसरा तरीका इसको करने का। पहला तरीका है सीक्वेंशियली सोचना, ग्राफ के हेल्प से सोचना। दूसरा तरीका है एल हॉपिटल रूल लगा के सोचना। अभी आपके ऊपर है कि आपको कौन सा ज्यादा कन्वीनियंट मेथड लगता है, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। जब हमने सोचा ग्राफ की हेल्प से, रेट ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की हेल्प से, और यहाँ पे हमने एल हॉपिटल रूल लगाया, राइट। दोनों ही तरीके सही है। अगर हम कोई भी तरीका यूज करें जिससे हम सही आंसर पे लैंड कर पाए तो दोनों तरीके से, राइट। सी ऑप्शन आंसर है 0, पहले क्वेश्चन में भी कोइंसिडेंटली सी ऑप्शन ही आंसर था, राइट। ऐसा भी हो सकता है। चले क्वेश्चन नंबर 3, रेडी एवरीवन। तो ये हमारे पास आ गया थर्ड क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन पिछले वाला आपको क्लियर है, तो हटा दिया जाए। तीसरा क्वेश्चन इट इज, क्या कह रहा है हमारा तीसरा क्वेश्चन, पढ़ते हैं मिलकर। लेट ए एन, है ना, अब वो कैसे डिफाइंड है, एक इंटीग्रल की हेल्प से। इस क्वेश्चन को देख के आमतौर पर बच्चे घबरा जाएंगे, क्योंकि कहेंगे कि यार ये ट्रेडिशनल तरीके से डिफाइन नहीं है, जो चीज हट कर डिफाइन होती है उसको देख के हमें लगता है कि मुश्किल है क्वेश्चन। सबर करो, ऐसा नहीं है। रीड द क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन को पेशेंटली रीड करो बिफोर जजिंग इट बाय इट्स लुक, है ना। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। देखने से जरूरी नहीं जो मुश्किल लगे वो करने में मुश्किल हो। एक आसान क्वेश्चन है पर इसकी शक्ल ट्रिकी है। ये ऐसे क्वेश्चन है दैट लुक डिफिकल्ट बट दे आर एक्चुअली नॉट दैट डिफिकल्ट। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, ट्रिकी है, इजी क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे, पर इसको इजी बनाया जा सकता है अगर आप थोड़ा सा पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करोगे, राइट। पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। ए एन हमारे पास एक सीक्वेंस डिफाइंड है विद द हेल्प ऑफ एन इंटीग्रल। इंटीग्रल कैसा है, ए एन, वो कह रहे हैं इंटीग्रेशन कर लो। इसकी इंटीग्रेशन करनी है 1 बाय एक्स क्यूब की, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन भी डरावनी नहीं है, ठीक है। ये हमारा एक ए एन टर्म, एन 1 से ज्यादा है, बढ़ता जाएगा, नेचुरल नंबर है, राइट। अब हम बता रहे हैं फॉर सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेट n गोज टू इन्फिनिटी, और हमने एक एक्स्ट्रा टर्म डिफाइन कर दिया, n रेज़ पर c a n इज इक्वल टू l। तो एक लिमिट हमने डिफाइन कर लिया, हमें बताना है इसकी लिमिट डिफाइंड होगी, 0 आएगी, 1 आएगी या 2 आएगी, इन्फिनिटी आएगी, फॉर दीज वैल्यूज ऑफ c। तो हमें देख के पता लग रहा है पहले हमें सीक्वेंस का ये वाला टर्म निकालना पड़ेगा। निकालने कैसे निकालेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके करते हैं। ये क्या आ जाएगा, 1 बाय एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आता है हम सबको, ऊपर लेके जाएंगे, एक्स रेज़ पर -3 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स रेज़ पर -3 प्लस 1 यानी कि -2 डिवाइड बाय -2। अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है n और n प्लस 1, ठीक है। माइनस साइन है तो इससे लिमिट ऊपर नीचे चेंज कर दें, तो 1/2 आगे आ गया, और यह क्या आ गया, 1 बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस साइन था उसको मैं नलिफाई कर दिया यहाँ से, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब एक्सपैंड कर दे, 1/2 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 स्क्वायर। विजिबिलिटी क्लियर है एकदम, आपने बताते रहना है, मैं पूरे लेक्चर में बार बार पूछती भी रहूंगी, राइट। चले आगे। अब हमारे पास ये ए एन टर्म की शक्ल नजर आती जा रही है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फाइनल स्टेप में कर ले, एलसीएम भी ले लेते हैं। क्या आ जाएगा, 1/2 तो बाहर है ही, ये आ जाएगा n प्लस 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस n स्क्वायर, है ना। n स्क्वायर कैंसिल, नीचे आ जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर। ऐसी शक्ल नजर आ रही है, n स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, इसको यहाँ पे गायब कर दें, राइट, गायब कर देते हैं ताकि हमारे पास छोटा सा टर्म नजर आए। अभी आप ये हमारा बच गया फाइनली टर्म 1 प्लस 2n अपॉन n स्क्वायर
इंटू एन प्लस वन स्क्वायर, और एक 1/2 भी आप चाहो तो इसको भी अंदर ले आते हैं और आसान शक्ल नजर आएगी। ये देखो, ये हमारा बच गया फाइनल टर्म एन। हमें क्या चाहिए, एन रेज पर सी इंटू एन, तो एन रेज पर सी भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो अब ये फाइनली हमारी लिमिट एल बन गई है, जिसके ऊपर हमें काम करना है। नजर आ रही है सभी को? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, होना नहीं चाहिए, फिर भी नजर डालो सभी। राइट, एकदम क्लियर सभी को बच्चों? राइट, हमने एल निकाल लिया। अब क्या करना है, अब बस ऑप्शंस में एक एक करके काम करते जाना है। अब देखो सी की 3-4 पॉसिबिलिटीज गिवन है। एक तो अगर वो सी 3 के बराबर हो जाए, एक 3 से बड़ा हो जाए और एक 3 से कम हो जाए। सबसे पहले हम 3 की इक्वल पुट करके देखेंगे, उससे आगे पीछे की सारी बात पता चल जाएगी। 3 की इक्वल पुट करके देखें, तो यहाँ पे आप मान के चलो सी की वैल्यू क्या है, 3 है। पुट करते हैं, लेट मी मेक सम स्पेस। अगले पेज पे ले जाए इसको। 1 + 2n 2n स्क्वायर n + 1 स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे c को 3 पुट कर दिया, तो ये हमारे पास अपना टर्म l आ गया जब c को = 3 पुट करा। अब इसकी लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इस पे क्या लगाते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्या आएगा बताओ? यहाँ पे n क्यूब है, यहाँ पे n स्क्वायर है, तो यहाँ से n स्क्वायर तो काटते हैं, सिर्फ एक n बच गया। ठीक है, अब ऊपर भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, नीचे भी, तो ऊपर नीचे n स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या है, n, एक n तो गायब हो गया, एक n से अंदर डिवाइड करते हैं 1/n + 2। ठीक है, नीचे एक 2 है मल्टीपल में, अंदर हम दोबारा से क्या करेंगे, n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, n स्क्वायर अंदर जाके n रह जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1/। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करो तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1/n गोज टू 0, यहाँ भी 0। क्या बच गया यहाँ पे, 2 + 0, यहाँ पे 2 × 1 + 0, यानी कि हमारे पास आ गया टर्म 2/2, यानी कि लिमिट आ गई 1। तो हमने देखा कि जब हमने c को 3 पुट करा, हमारी लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 1। यहाँ तक क्लियर है बात? देख लो कमेंट्स में, मैं चेक करती जा रही हूँ। जब हमने c को 3 पुट करा, लिमिट क्या आ गई, 1 आ गई, यानी कि ये वाली बात सही है। इसका मतलब जब c को 3 पुट करेंगे, लिमिट 2 तो नहीं आ सकती। इससे पता लगा कि बी ऑप्शन ठीक है और सी ऑप्शन पक्का गलत है। ये बात पता लग गई। अब हमें बस ए ऑप्शन और डी ऑप्शन पे काम करना है। अब देखना, अगर सी से ज्यादा हो, अगर हमारी यहाँ पर वैल्यू कोई भी 3 की जगह 4 हो तो क्या होगा? अब सोच के देखो, यहाँ पे n क्यूब था, अगर यहाँ पे n 4 होता तो यहाँ पे कैंसिल करने के बाद एक और n बच जाता। अगर एक और n बचता तो क्या होता, ऊपर एक n एक्स्ट्रा बचता, यानी कि जब हम लिमिट बना रहे होते तो नीचे से ऊपर एक n एक्स्ट्रा यहाँ बच जाता। n टेंड्स टू इन्फिनिटी करे तो ऊपर क्या चला जाता, इन्फिनिटी। तो 1/1 तो 1 आ गया था ना, यहाँ पे 2/2 पर एक इन्फिनिटी और बच जाता, n की लिमिट आ जाती इन्फिनिटी। अगर हम यहाँ पे 4 से कुछ ज्यादा लेते, यहाँ पे क्या गिवन है, 0, आनी क्या चाहिए थी, इन्फिनिटी, यानी कि ये ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन पे आते हैं। ये कह रहे हैं सी से अगर कुछ कम ले तो लिमिट क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। अब हमें ऑब्वियसली पता लग रहा है कि अगर सी जो है 3 से कुछ कम लेंगे, 3 से ज्यादा लेने पे इन्फिनिटी आ रही है, 3 लेने पे फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो 3 से कम लेने पे 0 की तरफ जाना। ठीक, कर भी लेते ट्राई। अगर मान लो यहाँ पे n 3 ना होता, 2 होता, नीचे ऑलरेडी 2 है, कैंसिल हो जाता। यहाँ 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, यहाँ 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। दोबारा से अगर हम रेट ऑफ कन्वर्जन से कंपेयर करें तो डिनोमिनेटर का रेट ऑफ कन्वर्जन ज्यादा हो जाएगा, न्यूमरेटर का कम। वो जल्दी इंक्रीज होगा, न्यूमरेटर कम जल्दी इंक्रीज होगा, अल्टीमेटली लिमिट आ जाएगी 0। यहाँ क्या आना चाहिए, 0। गिवन क्या, इन्फिनिटी। डी ऑप्शन भी ठीक है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या बन गया, ओनली बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात ठीक है? तो L is 1 if C is equal to 3। इस क्वेश्चन का आंसर है बी। सोल्यूशन क्लियर, एकदम बढ़िया। आगे चले। आपको याद रखना कि बेटा जो भी क्वेश्चन हम हमेशा करते हैं, ऑल तो मैं हमेशा बताती हूँ, वो कैसे होते हैं, MSQ टाइप की। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट्स, आपको आदत हो गई होगी, बट एनीवन हु इज न्यू, एग्जाम में बेटा क्वेश्चन कैसे आते हैं, MCQ टाइप के भी आते हैं, MSQ भी आते हैं, NAT भी आते हैं। ये बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। MCQ क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्या, आपको अगर 4 पार्ट्स हैं, है ना, तो इनमें से कोई एक ही करेक्ट होगा, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, दिस केस वी हैव सिंगल करेक्ट। सिंगल करेक्ट, 4 में से सिर्फ एक सही होगा, बाकी गलत होंगे, कोई एक ही सही होगा। MSQ मतलब मल्टीपल करेक्ट।
ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करेक्ट। मतलब या तो एक सही होगा या दो होंगे या तीन होंगे या चार, यानी कि एक से ज्यादा सही हो सकता है। अब हमें चेक करना पड़ेगा, हो सकता है कि दो सही हो जाए दो गलत, या फिर एक सही हो तीन गलत, या फिर तीन सही हो एक गलत, या चारों सही हो। ये सारी पॉसिबिलिटीज होती है एमएसक्यू में। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और एनएटी होता है न्यूमेरिकल आंसर राइट क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। इसमें आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डालकर जो है ब्लैंक को भरना होता है, राइट। ये पॉसिबल टाइप्स होते हैं जनरली हमारे एंट्रेंस एग्जाम में। हम जब भी कोई भी क्वेश्चन अगर डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हम एमएसक्यू टाइप का करेंगे। अगर वो एमसीक्यू टाइप का है तो मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से चेंज करके क्वेश्चन दूंगी कि वो एमएसक्यू नजर आए, और एनटी वाला भी एमएसक्यू की तरह हम करते हैं, क्योंकि एमएसक्यू में सारा कवर हो गया। एमएसक्यू में एक से ज्यादा पार्ट सही हो सकते हैं, तो हमें उस तरीके से सोचना है कि हमें सारे पार्ट को एक अलग क्वेश्चन मान के चलना और सबको चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक पार्ट चेक करा तो फिर अगले क्वेश्चन पे चले गए, क्योंकि हम एमएसक्यू मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम में तीन अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं, आपको सेक्शन वाइज काम करना है। यहाँ पे हम अपने आपको ट्रेन कर रहे हैं कि हम हर क्वेश्चन को एक डिफिकल्ट क्वेश्चन मान के चलें, राइट। क्योंकि एमएसक्यू वाला क्वेश्चन सेक्शन सबसे ट्रिकी होता है, क्योंकि उसमें आपको हर एक ऑप्शन को अलग से सोचना पड़ता है। हम वही मान के चल रहे हैं, क्योंकि इसमें लर्निंग मैक्सिमाइज हो जाती है। एक ऑप्शन चेक करा, आंसर ठीक आ गया, बाकी ऑप्शन को छोड़ दिया तो कम सीखा। सारे ऑप्शन को अलग क्वेश्चन मान के सीखा तो ज्यादा सीखा, राइट। चले आगे। This question is clear. I think this was question number 3rd. Let's move to our next question, which will be our question number 4th. ठीक है, चले। चौथा क्वेश्चन आप सबके सामने है। कंसिडर अ सीक्वेंस ए एन। आपके सामने एक सीक्वेंस है, आपको लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर के बारे में कमेंट करना है। आई होप आप सबको लिम सुप और लिम इन्फ अच्छे से आता हो। नहीं आता तो आपको जल्दी से याद दिला देते हैं। मान लो अपने पास कोई सीक्वेंस ए एन है ना। अगर सीक्वेंस ए एन है तो उसके टर्म्स कैसे होंगे, A1 A2 A3 सो ऑन चलते जाएंगे, है ना। तो मैं आपसे बोलूं कि इसका सुप्रीमम निकालो तो बड़ा आसान है। आप क्या करोगे, इसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, है ना, या तो अटेन हो रही होगी या नहीं भी हो रही होगी, तो रेंज का जो सुप्रीमम है वो हम कह देंगे कि सुप्रीमम है ना। तो सुप्रीमम इज एन इज बेसिकली सुप्रीमम ऑफ रेंज सेट ऑफ एन, राइट। इसी तरीके से मैं आपसे बोलूं कि इनफीमम निकालो तो बड़ा आसान है। रेंज सेट निकालो, उसमें सबसे छोटा जो टर्म है वो निकाल लो, है ना। या तो वो अटेन हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, तो रेंज सेट का आपको इनफीमम निकाल लेना। ये तो आसान काम होता है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा सीक्वेंस में सुप्रीम और इनफीम पूछ रहा है। हो सकता है आपसे क्या पूछ लिया जाए इसकी जगह, लिम्स या लिम। इसको कहते हैं लिमिट सुपीरियर, इसको कहते हैं लिमिट इनफीरियर, है ना। इसको कैसे निकाला जाता है, इस केस में आप क्या करोगे, आप सीक्वेंस की सब सीक्वेंसेस बनाओगे। कैसी, इस सीक्वेंस से कुछ सब सीक्वेंसेस बनाते हैं। जैसे इसकी एक सब सीक्वेंस बनाते हैं C1, उसका मतलब है पूरी की पूरी A1 A2 कंसिडर करो। अब ये बनाते हैं C2, इसका मतलब है पहला टर्म छोड़ दो, दूसरे से काम स्टार्ट करो, A2 A3। ऐसे बनाते हैं फिर C3, इसका मतलब है A3 से स्टार्ट करो। ठीक है, हमने सब सीक्वेंसेस बना ली इसकी सीक्वेंस की। अब क्या करेंगे, लिम्स ऑफ कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे दिस इज इनफीरियर, दिस इज द मोस्ट इंफीरियर पॉइंट या फिर इनफीमम ऑफ इसका। आप क्या करो, पहले सभी जो ये सब सीक्वेंसेस हैं इनके क्या निकालते जाओ, सुप्रीमम निकालते जाओ। तो सुप्रीमम ऑफ C1 निकालो, सुप्रीमम ऑफ C2 निकालो, ऐसे करते जाओ। और इन सभी सुप्रीमम्स का फर्दर इनफीमम निकालो, वो आ जाएगा लिम्सुक। तो लिम्सुक है सारे सुप्रीमम्स का इनफीमम, राइट। ऐसी लिमिट क्या आ जाएगा, सुप्रीमम ऑफ infimum of C1, infimum of C2 and so on। ठीक है, अब ये है इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन। करना इस तरीके से होता है काम, पर अब शॉर्टकट आपको सिखाते हैं तो लंबा तरीका है, ये जरूरत पड़ सकती है एग्जाम में। जरूरी नहीं है सारा काम शॉर्टकट से हो जाए, तो बहुत सारे काम जिंदगी में शॉर्टकट से हो सकते हैं। तो इस सीक्वेंस पर आते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पे शॉर्टकट कैसे काम करेगा। शॉर्टकट क्या है, अगर कोई सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं है तो उसके पास एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। तो मान लो उसके पास ये लिमिट पॉइंट्स हैं A B C D, ये सारे इसके लिमिट पॉइंट्स। अब इन लिमिट पॉइंट्स में से जो सबसे छोटा है
मान लो ए स्मॉलेस्ट है, तो ये पता क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा लिमिट इन ऑफ सीक्वेंस ए। और मान लो अगर डी लार्जेस्ट है या ग्रेटेस्ट है, तो ये हो जाएगा लिमिट। तो तरीका कितना आसान हो गया, हमें क्या करना है, बस सारे लिमिट पॉइंट्स को नजर में रखना है, उनमें से सबसे छोटा वाला लिमिट हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला लिमिट सुप हो जाएगा। ये है शॉर्टकट में, राइट। तो ये काम कर जाता है मैक्सिमम जगह पर, क्योंकि बाय डेफिनेशन सही है, पर जरूरी नहीं कि हर बार आप इतनी आसानी से लिमिट पॉइंट्स को देख पाओ, नजर डाल पाओ, तो उस केस में फिर आपको बाय डेफिनेशन जाना पड़ेगा, राइट। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में बढ़िया काम करेगा। लेट अस सी सीक्वेंस क्या है, 1 प्लस माइनस 1 रेज पर एन इंटू 1 बाय एन रेज पर एन। कुछ नजर आ रहा है, इस सीक्वेंस में तुमने बहुत बड़ा क्लास में काम करा है। 1 प्लस, हम -1 वाला पार्ट थोड़ी देर के लिए स्किप करें, ये नजर आ रही है सीक्वेंस, इस पे हमने बहुत बार काम करा। इस सीक्वेंस कहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, एन नहीं है हमारे क्वेश्चन की, हम इसको bn मान लेते हैं। आपको अगर याद हो तो दिस कन्वर्जेस टू एक्सपोनेंशियल। अब एक हम cn बनाते हैं, -1 इस पर है ना, यानी कि इसकी वैल्यू कभी -1 होगी कभी 1 होगी। मान के चलते हैं कि इसकी वैल्यू अगर 1 हो जाए फिर क्या होगा, है ना। मान ले, अच्छे से बात क्लियर है, ऑडियो वीडियो सही है, दिमाग में पड़ रही बातें। तो 1 -1 बाय, आपको बताया था अगर यहाँ पे -1 आ रहा है ना, तो उसका असर कहाँ पर जाएगा, इस पर, जो भी यहाँ पर है उसकी पावर में आ जाएगा, e रेज़ पर -1। तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी 1 बाई e पर। बस ये दो ही पॉसिबिलिटी है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे -1 रेज़ पर n है, कभी वो 1 जैसा बिहेव करेगा कभी इस जैसा, यानी कि इस सीक्वेंस की ये दो सब सीक्वेंसेस बना ली हमने, ये भी इसकी सब सीक्वेंस है, ये भी। जो भी सब सीक्वेंसेस के लिमिट्स होते हैं वो एक्चुअली सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स होते हैं। तो हमें पता लग गया कि सीक्वेंस के एन के लिमिट पॉइंट्स क्या क्या हैं, ई और 1 बाई, यही दो हैं और कोई नहीं है, ठीक है। ऐसा कैसे पता चला, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस हैं, राइट। अब इनमें से बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है तो ये हो जाएगा लिमिट सुप, और ये छोटा है तो ये क्या हो जाएगा लिमिट। क्वेश्चन खत्म, इतना आसान। तो लिमिट पॉइंट से काम को बहुत आसानी से करा जा सकता है। अब यहाँ पे नजर डालते हैं, ऑप्शन कौन सा हो गया। पहले ऑप्शन में कह रहे हैं दोनों लिम सुप और लिम इन्फ बराबर है 1 की, गलत, ये तो लिमिट पॉइंट ही नहीं है। लिमिट पॉइंट तो होना चाहिए हमारे लिम सुप या लिम इन्फ। लिम सुप और लिम इन्फ बराबर है ई के, दोनों बराबर ई के तो नहीं है, सुपीरियर तो है पर इंफीरियर वाला नहीं है। दोनों 1 बाई के बराबर है, नहीं। लिम सुप ई है और लिम इन्फ 1 बाई है, ये बात सही है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आपको डी ऑप्शन अपनी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में ओएमआर में इनसर्कल कर देने। तो ये बात यहाँ तक, कोई अगर आपके यहाँ पे डाउट है तो पूछ सकते हैं, वरना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताओ, लाइव चैट में नजर है मेरी, सबको क्लियर है यहाँ तक, चले आगे। ये था क्वेश्चन नंबर 4। So let's move to our question number 5. Which of the following sequences is or are not convergent? हमें बताना है इन सीक्वेंस में से कौन सी सीक्वेंसेस है जो कन्वर्जेंट नहीं है। इस और आर से पता लग रहा है कि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। हाँ, कौन सी कन्वर्जेंट नहीं, काम करें 1 बाई इन फैक्टोरियल। लिमिट निकालते जाओ, इसकी लिमिट क्या है, डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, न्यूमरेटर फिक्स्ड है, पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो हमें देख के पता चल रहा है कहाँ जाएगा, 0 पर। कन्वर्जेंट है, हमें कौन सी टिक करनी, नॉट कन्वर्जेंट, तो ये ऑप्शन को हम क्रॉस कर देंगे, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है तो नॉट कन्वर्जेंट में तो सही नहीं कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन 1 बाय एन रेज पर 1 बाय, इसको कैसे डील करेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 बाय यानी कि 0, राइट, है ना, क्योंकि एन इन्फिनिटी क्या तो 1 बाय इन्फिनिटी 0, ये भी क्या बन गया 1 बाय, ये भी 0 बन गया, 0 रेज पर 0 फॉर्म, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। 0 वैसे कोई पावर पे 0 बनने की कोशिश करता है, बट अगर टू दी पावर 0 आ रहा है तो 1 बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। तो क्या करेंगे, इसको अलग तरीके से हैंडल करेंगे, यहाँ पे लॉग लगा के लिमिट निकालेंगे, है ना। करते हैं अभी इस पे काम, सी ऑप्शन देखते हैं, 2 अपॉन एन स्क्वायर रेज पर 1 बाय एन। अच्छा, ये देखो नीचे यहाँ पर डी ऑप्शन एन फैक्टोरियल अपॉन एन रेज पर 1 बाय एन। अब बार बार 1 बाय एन आ रहा है तो इन तीनों को हैंडल करना पड़ेगा हमें, राइट। अब देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 की तो कोई पावर करेंगे तो वही रहेगा, राइट, एन रेज पर 1 बाय एन, ऐसा लिख सकते हैं, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब हमें नीचे वाले पे सोचना है, नीचे वाली की लिमिट क्या आ जाएगी बताओ मुझे जरा, देखते हैं।
कुछ लिमिट एग्जिस्ट कर पाएगी इसकी इस तरीके से। n टेंस टू इन्फिनिटी पे गए तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो गया 0, 1 रेज पर 0 भी 1 रहेगा, 1 की कोई भी पावर भी 1 रहेगी, तो वहां दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर पे काम कर रहे हैं, अब इसकी लिमिट पे काम करते हैं। तो हमारे लिए सवाल है n रेज पर 1 बाई n, इसकी लिमिट निकालते हैं, क्या आएगी। मान लेते हैं l है, हमें अभी समझ नहीं आनी बात, इस पावर को नीचे लाने, तो लॉग लगा दे दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा log n रेज पर 1 बाई n इज log n। अभी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा और इस पर हम काम करना चाह रहे हैं, राइट। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है log a रेज पर b क्या होते हैं, b आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बाई n log n इज इक्वल टू log a। अब क्या इस लिमिट को हम डील कर सकते हैं, करने की कोशिश करते हैं। log n एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, n भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इस पे एल हॉपिटल लगाने का कोशिश कर सकते हैं, करो कोशिश, देखो कुछ बनती है बात। एल हॉपिटल लगाते हैं ऊपर नीचे, क्या आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, log n का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 बाई n और नीचे n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ गया। अब ये लिमिट निकालो, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट क्या आ गई 0, एग्जिस्ट कर पा रही है। तो अगर log l 0 हो गया तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे log को लेके आएंगे एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, इससे पता लग गया हमारे पास कि l की वैल्यू हो गई e रेज़ पर 0 यानी, तो ये लिमिट आ गई 1। ऑल्दो अगर आपने हमारे साथ क्लास में पढ़ाई की है तो आपको ऑलरेडी याद होगा कि इसकी लिमिट 1 होती है, पर हमने निकाल भी ली ताकि अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो इसकी लिमिट 1 है, यानी कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट निकालेंगे तो लिमिट क्या आ जाएगी 1 बाई 1 विच इज 1। तो क्या ये कन्वर्जेंट हो गई। हमें कौन से सिलेक्ट करने थे, विच आर नॉट कन्वर्जेंट, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी हम सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी, ये 0 पे जा रही है 1 पे जा रही। बात समझ में आ रही। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन से कन्वर्जेंस की भी प्रैक्टिस हो रही है और नॉन कन्वर्जेंस की भी, दोनों, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अगले ऑप्शन पे चले, ऑप्शन नंबर सी पे काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अब 2 रेज पर 1 बाई n अलग अलग करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, नीचे क्या आ गया n स्क्वायर रेज पर 1 बाई n। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, n रेज पर 1 बाई n और उसका स्क्वायर कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने n रेज पर 1 बाई n की लिमिट निकाली है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इनके अलग अलग लिमिट पे काम करते हैं। नीचे वाली लिमिट हम निकाल चुके, 1 आएगी, 1 का स्क्वायर इज 1। अब न्यूमरेटर की लिमिट पे काम करते हैं, 2 रेज पर 1 बाई n। अब देखो आपको बताते हैं, ये हम करेंगे ये वाला पार्ट सैंडविच थ्योरम से। 1 रेज पर 1 बाई n इज लेस देन इक्वल टू 2 रेज पर 1 बाई n इज लेस देन इक्वल टू n रेज पर 1 बाई n। तो हमने देखा हमारा जो टर्म है 2 रेज पर 1 बाई n वो सैंडविच हो गया। इस पे अलग से काम कर रहे हैं ना, इस पे अलग से काम करा हमने। आपको मालूम है ना ये प्रॉपर्टी कौन सी लगाई मैंने, अलग अलग कैसे काम कर सकते हैं, किसको इसमें डाउट तो नहीं है। तो लिमिट अगर हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकाल रहे हैं और an बाई bn है तो इनको अलग अलग कर सकते हैं। कैसा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी डिवाइड बाय लिमिट bn n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो बेसिक बात है, कोई भी आपको ना समझ में आए तो पूछ लिया करो। मैं कुछ नजर आएगा कि आपको बताना है, कमेंट में आप कुछ पूछ रहे तो मैं अपने आप बता दूंगी, पर आप पूछते रहा करो, राइट। सही है। तो हमने क्या करा, अलग अलग निकाली, इसके नीचे अलग से लिमिट थोड़ी पहले निकाली थी, 1 आई थी, 1 का स्क्वायर भी 1 ही आया, ऊपर वाले के अलग से निकाल। अब लिमिट an यानी कि लिमिट 2 रेज़ पर 1 बाई n की निकालने के लिए हम क्या यूज करें, सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल करें। हमने सैंडविच कर दिया टर्म्स को, और कैसे सैंडविच करा हमने, इस तरीके से कि 1 बाई n और यहाँ पे n रेज़ पर 1 बाई n, इन दोनों की सेम लिमिट है। देखो कैसे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 है इसकी लिमिट, इसकी भी हमने निकाली है, लिमिट क्या आएगी 1। दोनों की लिमिट सेम है तो इसके बीच वाले की लिमिट भी क्या हो जाएगी 1। आंसर आ गया, यानी कि इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और ये भी कन्वर्जेंट 1 पे है। अगर कन्वर्जेंट है तो हमारा आंसर तो नहीं हो सकता, हमें नॉट कन्वर्जेंट सिलेक्ट करना था। अब हमने अगर 3 पार्ट सॉल्व कर लिया और ये 6 हो गया क्वेश्चन नंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे सॉल्व करें। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ n इज द सीक्वेंस कन्वर्जेंट। अब बोल रहे हैं कौन सी वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट निकालनी है, राइट। अलग अलग ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कोई टाइप बन रहा है क्या स्पेशल,
मुझे तो आ रहा है, आपको भी आना चाहिए। हमने क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, कॉशीज फर्स्ट थ्योरम, कॉशीज फर्स्ट थ्योरम, कॉशी सेकंड थ्योरम और सिज़ारो थ्योरम हमने साथ में पढ़ी थी जब हम सीक्वेंसेस पढ़ रहे थे, राइट। लास्ट में उसकी कन्वर्जेंस के लिए एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते वक्त। तो वो थ्योरम क्या कहती है? वो थ्योरम कहती है अगर आपके पास इस प्रकार का कोई एक्सप्रेशन है, किस प्रकार का, a1 प्लस a2 प्लस an बाय n, और ये जो लिमिट an है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, पहले से एग्जिस्ट करनी चाहिए, मालूम है कि कन्वर्जेंट है, तो इस नीचे वाले एक्सप्रेशन की भी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी और सेम आ जाएगी और ये कन्वर्जन सीक्वेंस बन जाएगा। दिस इज आवर कॉशीज फर्स्ट थ्योरम, याद आई? तो इसलिए इस ये किससे बन रही है? देखो ये 1/n सीक्वेंस से बन रही है, ये कन्वर्जन होती है 0 पर, यानी कि इसकी हम अगर लिमिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? बाय कॉशीज फर्स्ट थ्योरम 0, यानी कि ये पार्ट कैसा हो गया? कन्वर्जन। तो ये पार्ट को टिक कर दे। इसी तरीके से बाकी पार्ट चेक करते हैं, राइट। करोगे आप ट्राई? अब आप जैसे हमने ए पार्ट चेक करा, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट के लिए चेकिंग कोशिश करो, राइट। और कमेंट करके आंसर बताओ। लेट अस सी बी पार्ट क्या है, ध्यान दो। दोबारा से ऊपर आपको सीक्वेंस बनती नजर आ रही है, देखो 1, अब 1 को लिख सकते हैं 1/1 स्क्वायर, फिर 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन 1/n स्क्वायर। ऐसे करते करते सीक्वेंस नजर आ रही है, डिवाइड बाय 1/n स्क्वायर कन्वर्जन सीक्वेंस है, कहाँ पे कन्वर्ज करती है? 0 पर। तो ये पूरी दोबारा से कहाँ कन्वर्ज कर जाएगी? 0 पर, बाय कॉशीज फर्स्ट थ्योरम। तो बी ऑप्शन को भी टिक कर दें। इसी तरीके से सी ऑप्शन पर आओ, 1/2, 2/3, n/n+1, क्या ये कन्वर्जेंट है या नहीं? दोबारा से सोचो, बताओ। तो अब हमारे पास ये जो बन रही है n/n+1 से। अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो ये पूरी भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। उसी की लिमिट निकालो डायरेक्टली, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n/n+1, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ऊपर नीचे डिवाइड करो n से, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रही है, एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं या फिर हम ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं n से। क्या आ जाएगा? 1 + 1/, लिमिट निकालो, ये वाला पार्ट 0 बन गया, लिमिट आ गई 1। तो क्योंकि इस पार्ट की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इस पूरे की एग्जिस्ट कर जाएगी भी कॉशीज फर्स्ट थ्योरम, राइट। इसलिए लिमिट क्या आ जाएगी? 1। लिमिट एग्जिस्ट करती है, कन्वर्जेंट है, सी ऑप्शन को भी टिक कर देंगे। अभी तक ए बी सी तीनों पार्ट्स हो गए आपने सही, राइट। एक्सप्लेनेशन पर नजर डालो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? यहाँ तक सही है, एकदम बढ़िया। चलें ऊपर आगे बात करें। डी ऑप्शन, ध्यान से नजर डालो, 1 + 1/2 + 1 + 1/, अब देखो ये क्या बन गई, ध्यान दो। अब ये क्वेश्चन बन गया सीरीज का। अब एग्जाम में सीरीज और सीक्वेंस में वो फर्क नहीं करते हैं, सेम चीज से आप सीक्वेंस बना सकते हो, सेम चीज से आप सीरीज बना सकते हो, राइट। क्योंकि आपको मालूम है जब हम सीरीज पढ़ते हैं तो हम उसे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में कन्वर्ट करके इसका सम पढ़ते हैं, तो अल्टीमेटली हम सीक्वेंस को डील करें। अभी देखो कौन सी हमारी सीरीज बन गई, डी पार्ट में हमारी फेमस डाइवर्जेंट सीरीज बन गई है, समेशन 1/n। आपको पता है सीक्वेंस कैसे बनाई? डी पार्ट में इन्होंने ऐसे बना लिया, इसको आप मान लो an समेशन k गोइंग फ्रॉम 1 to n 1/k, ये तो बनाए ना। तो हर टर्म क्या हो गया? an की वैल्यू है 1 + 1/2, ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है? और हमने जो इसका सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स सम बना के कन्वर्जेंस चेक करी, हमें मालूम है कैसी है, डाइवर्जेंट टू इंफिनिटी। तो कैसे सीक्वेंस बनी यहाँ पे, या सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम या सीरीज? डाइवर्जेंट। हमें बताना था कौन सी कन्वर्जेंट है, वो टिक करो, ये कन्वर्जेंट नहीं है तो इसको हम कर देंगे क्रॉस। ABC टिक करे, डी क्रॉस कर दिया, फाइनल आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? ए ठीक है, बी ठीक है और सी ठीक है, और डी ऑप्शन गलत है। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। बात ठीक है? क्लियर है सबको? पक्की बात? नो डाउट्स? दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। आगे चलें। Which of the following real sequences is or are monotonic? कौन सी रियल सीक्वेंसेस मोनोटॉनिक है? मोनोटॉनिक समझते हैं, मोनोटॉनिक उसे कहते हैं जो या तो मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग हो या मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग हो, है ना। मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग की कौन सी होती है? जिसमें हर टर्म जो बढ़ता जा रहा है वो पुराने वाले से या तो बड़ा हो या बराबर है, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग होती है। या डिक्रीजिंग कौन सी होती है? जिसमें हर टर्म जो बढ़ता जा रहा है वो पहले वाले से छोटा या बराबर। तो इनमें से कोई एक चीज सेटिस्फाई करने वाली होनी चाहिए, राइट।
दिस वन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, दिस वन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अब इनमें से कोई एक बात हमें चेक करनी है, इन सब में से किसी में है क्या? ऑप्शन नंबर ए एन स्क्वायर। देखने से पता चल रहा है कि कैसी है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, क्योंकि इसके टर्म कैसे हैं, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, ये इंक्रीजिंग टाइप के। अगर इंक्रीजिंग टाइप की तो मोनोटोनिक तो है, तो टिक कर देते हैं बी ऑप्शन, -1 रेज पर एन एन स्क्वायर। अब इसके टर्म्स पता कैसे होंगे, ये मोनोटोनिक नहीं होगी क्योंकि इसका पहला टर्म कैसा होगा, -1 रेज पर 1 इज नेगेटिव, -1 स्क्वायर। अगला टर्म क्या होगा, +2 स्क्वायर। अगला टर्म -3 स्क्वायर। अब देखो इसके टर्म्स कैसे हैं, ऑसिलेट करें, एक बार नेगेटिव कम हो रहे, उससे इंक्रीज हुआ, फिर वापस डिक्रीज हो गया, है ना। अब ये बढ़ा है, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, या फिर ऐसे कह लो इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे डिक्रीज कर दिया, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज। तो ये एक ऑर्डर में नहीं चल रहा है, या तो इंक्रीजिंग चलता रहे या डिक्रीजिंग चलता रहे, राइट। अगर बार बार चेंज करे तो ये कैसी हो गई, ऑसिलेटिंग। ऑसिलेटिंग है इसका मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में नहीं है, डिक्रीजिंग में नहीं है, इसको काट देंगे, ये हमारा आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। बात क्लियर है सभी को, चले आगे। सी ऑप्शन 1/n²। अब ये कैसी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। 1/n², इसके डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, न्यूमरेटर कम होता जाएगा, ये कैसी है, डिक्रीजिंग, यानी कि ये भी कैसी है, मोनोटोनिक है। नन आंसर नहीं होगा तो डी ऑप्शन को काट देते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए और सी। तो आपको टिक कौन सा करना है, ए एंड सी आर द आंसर। बात ठीक है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, क्लैरिटी आ रही है एकदम बढ़िया तरीके से, चला जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर बाउंडेड इन क्यू। रैशनल नंबर में से इनमें से कौन सी सीक्वेंसेस बाउंडेड है। अब रैशनल नंबर में बाउंडेड चेक करने में क्या दिक्कत है, रियल नंबर में बाउंडेड चेक करने का तरीका है कि वो उसके ऊपर और नीचे बाउंड एग्जिस्ट करे। रैशनल नंबर में चेक करने का तरीका ये कि उसका ऊपर और नीचे बाउंड एग्जिस्ट करे। अब क्योंकि मैं क्यू में चेक करे तो हमें बाउंड कहाँ चाहिए होगा, रैशनल नंबर में चाहिए होगा, बड़ी सिंपल बात है। और उसके सारे टर्म्स भी कहाँ होने चाहिए, रैशनल नंबर में होने चाहिए। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है रैशनल नंबर में तो वो तो बाउंडेड हो ही जाएगी, राइट। कन्वर्जेंट इम्प्लाइज बाउंडेड, तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। इसलिए अब देखो 1, 1.1, 1.11, अब देखो पीछे 1 ऐड होता जा रहा है। क्या देखने से पता चल रहा है कि ये जो पहले ए पार्ट में सीक्वेंस है 1.1, 1.11, ये कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, 1.1 बार पे। क्या है, रैशनल नंबर है या नहीं। आई थिंक 9th क्लास में एनसीईआरटी में मैथ्स में हम सबसे पहले स्कूल में पढ़ते हैं 9th ग्रेड में कि रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो रिपीटिंग होती है या फिर टर्मिनेटिंग होती है ना। और ये रैशनल नंबर कैसे होते हैं, जो ना तो रिपीटिंग होते हैं और ना ही टर्मिनेटिंग होते हैं। अब ये रिपीटिंग है तो रैशनल नंबर है, तो हमें पता लग गया कि एक रैशनल नंबर भी है, कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड भी होगा। तो ये ऑप्शन बाउंडेड है बिल्कुल, क्योंकि convergent sequence implies bounded. So it is convergent in Q, therefore it is bounded in Q. B option 1.5, 1.4। अब देखो ये कम होते जा रहे हैं इसके टर्म्स, 1.41, 414, कम भी हो रहे हैं, फिर इंक्रीज, थोड़ा इंक्रीज। आपको एक्सपेंशन नजर आ रही है 1.41421, ये √2 की है ना। तो आप देख लो कि बी में जो सीक्वेंस है वो कहाँ कन्वर्ट करिए, √2 पर। √2 रैशनल नंबर होता है, रैशनल नहीं होता है, इरैशनल होता है, इससे मैंने क्यों कॉम्प्लीमेंट लिखा है, राइट। बात ठीक है। अब ये रैशनल नंबर्स में कन्वर्जन नहीं है, पर रैशनल नंबर में कन्वर्जेंट होने का मतलब बाउंडेड होता है, पर अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो जरूरी कि बाउंडेड नहीं होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, चेक करना पड़ेगा। तो अब इसमें पहला रूल नहीं लगेगा, हम देखते हैं बाउंडेड है नहीं। अब देखो इसके सारे टर्म्स √2 के पास है ना। अब √2 की वैल्यू कैसी होती है, 2 से छोटी होती है। कैसे सारे टर्म्स 2 से छोटे हैं, कैसे सारे टर्म्स 1 से बड़े हैं, तो क्लियरली पता लग रहा है कि अगर हम इस सीक्वेंस का नाम ए एन रख दें या बी एन रख देते हैं, बी पार्ट में क्योंकि है ना, इसका ए एन रख देते हैं, तो बी एन रख दें तो क्लियरली पता लग रहा है कि बी एन के सारे टर्म्स हमेशा 1 से बड़े रहेंगे और 2 से छोटे रहेंगे। और 1 और 2 कैसे हैं, ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है। तो सीक्वेंस के सारे टर्म्स कैसे हैं, 1 और 2 से बाउंडेड है, 1 से बाउंड बिलो, 2 से बाउंडेड अबव, तो ये भी बाउंडेड है, चेक कर लेते हैं। तो ये दोनों बाउंडेड है। तरीका अलग अलग रहा चेक करने का, राइट, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, तरीके से क्या फर्क पड़ता है, डेफिनेशन सही और सही।
यहाँ पे हमने कन्वर्जेंस का इस्तेमाल करा हमने यहाँ पर, और यहाँ पे हमने इस्तेमाल करा लोअर बाउंड और अपर बाउंड का। ठीक है, चले आगे। डी ऑप्शन -1 क्या ये बाउंडेड है? अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात की थी, बिल्कुल बाउंडेड नहीं है। ये कैसे करती रहेगी? ऑसिलेट करती रहेगी। अगर इसको नंबर लाइन पे स्टडी करें तो बहुत क्लियरली पता चलेगा बहुत जल्दी। इसका पहला टर्म कैसे है? पहला टर्म इसका -1, ये 0 है ना, -1 यहाँ पे कहीं आएगा। अगला टर्म क्या है इसका? 4। उसका अगला टर्म क्या है? -3 स्क्वायर -9। अब देख रहे हो, यहाँ से शुरू करा, फिर यहाँ पर आए, फिर वापस आगे जाएंगे, फिर पीछे। आपको नजर आ रहा है कुछ? अगर आप ध्यान दो तो ये सीक्वेंस के टर्म्स कैसे जा रहे हैं? इधर से -इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से इन्फिनिटी की तरफ। तो -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की तरफ झूले खाती जा रही है, ऑसिलेट करती जा रही है। इसका मतलब ये तो बाउंडेड नहीं है। सारे रैशनल नंबर्स पर डाइवर्जेंट है, ऑसिलेट कर करके डाइवर्ज करी है, तो ये बाउंडेड नहीं है। हमें बाउंडेड सिलेक्ट करने थे तो सी ऑप्शन बाउंडेड नहीं, ए और बी दोनों बाउंडेड थे। अब डी ऑप्शन चेक करते हैं। डी पे नजर डालो, क्या रैशनल नंबर्स हैं? बिल्कुल। क्या सीक्वेंस कन्वर्ज करती है? इससे पिछले ऑप्शन में हमने चेक करा था, कौन सी? कॉशीज फर्स्ट थ्योरम लगाकर कन्वर्ज किस पे करती है? 0 पे। कन्वर्जेंट है, रैशनल नंबर्स है, कन्वर्जेंट टू रैशनल नंबर 0, तो इसका मतलब ही बाउंडेड भी होगी। तो डी ऑप्शन भी ठीक है। तुमने देखा सी को छोड़ के बाकी सारी ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है और डी ऑप्शन ठीक। सी को छोड़ के बाकी सारे ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आपको ए बी डी को टिक कर देना है या अपने ओमार पे मार्क कर देना है। इज दैट क्लियर? बिंदास, चलें आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट इन क्यू? अब जैसे हमने बाउंडेड चेक करा, हमें सिर्फ कन्वर्जेंट चेक करने को बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन की कन्वर्जेंस हमने भी चेक की थी। फर्स्ट ऑप्शन तो कन्वर्ज करता है क्यू में, दूसरा वाला नहीं करता। तीसरा वाला देखो, अब देखो सी ऑप्शन जो है ना, इसकी लिमिट तो बना रही है और बहुत लोग इसको टिक कर देंगे। ये ऑप्शन कन्वर्ज करता है, लिमिट आ जाएगी 1.1 बार। बी ऑप्शन कन्वर्ज नहीं करता, क्यों में? क्योंकि इसकी लिमिट √2 है और वो तो रैशनल नंबर नहीं होती, राइट, इरैशनल नंबर होती है। अब सी ऑप्शन की लिमिट तो 1 है, पर आप देखो इसके टर्म्स रैशनल नंबर नहीं है। पहला टर्म क्या आएगा? 1। अगला टर्म क्या है? 1/√2। अगला टर्म क्या है? 1/3 अब देखो ये टर्म इरैशनल है, ये रैशनल नहीं है, ये भी रैशनल है। तो सिर्फ लिमिट रैशनल होनी जरूरी नहीं है, हर टर्म भी तो रैशनल होना चाहिए। तो रैशनल नंबर की सीक्वेंस अगर रैशनल नंबर पे कन्वर्ट करे तो उसे कन्वर्जेंट इन क्यू कहते हैं। पर ये कन्वर्जेंस तो एक लिमिट पर है जो कि रैशनल नंबर पर, उसके सारे टर्म्स रैशनल नंबर नहीं है, तो इसको हम टिक नहीं कर पाएंगे क्योंकि रैशनल सीक्वेंस ही नहीं है। ऑल ऑफ दी अबव भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर ए। हम कहेंगे आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ओनली। सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये ऑप्शन है जो कन्वर्जेंट है रैशनल नंबर में, बाकी सारे रैशनल नंबर में कन्वर्जेंट नहीं। बात समझ में आई? क्लियर एक्सप्लेनेशन? कोई डाउट यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं बिंदास, हम आगे चलेंगे। चला जाए आगे, चलो। द सेट देखते हैं, इसके बाद मेरे को लगता है लास्ट क्वेश्चन है। वाह, तो मुबारक है, सीक्वेंसेस का सारा पार्ट हम इसके बहाने कवर कर पा रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन, द सेट 1/n sin 1/n। आप इस सेट को बोल रहे हैं, हम सीक्वेंस को लेते हैं, ये सीक्वेंस है हमारी। हैज 1 लिमिट पॉइंट, 2 लिमिट, 1 लिमिट पॉइंट या 3 लिमिट पॉइंट। हमें इसके लिमिट पॉइंट्स बताने हैं। चलो करते हैं। अब लिमिट पॉइंट निकालने के लिए कन्वर्जेंस बहुत जबरदस्त काम करता है। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका एक लिमिट पॉइंट होगा। सबसे पहले कन्वर्जेंस चेक करो, लिमिट निकालते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n sin 1/n। n को इंफिनिटी पे भेजेंगे तो 1/n कहाँ जाएगा? 0 पर। साइन 0 क्या होता है? 0। 1/इंफिनिटी फिर से 0, 0 इंटू 0 इज 0। लिमिट एग्जिस्ट कर गई 0, यानी कि कैसी है सीक्वेंस? कन्वर्जेंट है। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट हो सकता है, एक से ज्यादा कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। और वो क्या होगा? वही होगा जो उसकी लिमिट है, विच इज एक्चुअली 0। तो क्योंकि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका एक ही लिमिट पॉइंट होगा, वो होगा 0। 1 लिमिट पॉइंट एंड इट इज 0। ऑप्शन नंबर ए।
इज द आंसर। बाकी ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं है। बेशक ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, इसमें बाकी चेक करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो बेटा उसका एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट हो ही नहीं सकता, एक ही लिमिट पॉइंट होगा। तो 1 भी लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, -1 भी नहीं, और 3 तो हो ही नहीं सकता। करेक्ट आंसर, राइट। आप सोच सकते हैं कि मैम 2011 से 2019 तक और भी क्वेश्चन आए होंगे। हमने क्वेश्चन सारे कवर करें पर कॉन्सेप्चुअली कवर करें, यानी कि अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो इसी कॉन्सेप्ट पे रिपीट होगा तो हमने उसको स्किप करा होगा। हमने कॉन्सेप्ट सारे उठाए कि एक वन शॉट में आपको एक ओवरऑल पता लग जाए कि सीक्वेंस के क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। अब अगले सेशन में हम इसी तरीके से सारी सीरीज के क्वेश्चन उठा सकते हैं, या सारे फंक्शन के क्वेश्चन उठा सकते हैं, क्वांटिटी के उठा सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के। हम टॉपिक वाइज टारगेट करते रहेंगे इस तरीके से, ताकि आपको प्रिपेयर करना बहुत आसान हो जाए, प्रैक्टिस करना बहुत आसान हो जाए। और जैसे कि हमने सेशन की स्टार्टिंग में बात की थी, है ना, क्या बात की थी? ABCDEFGHIJKLM अल्फाबेट्स अच्छे हैं अगर आपके, तो फिर लैंग्वेज बनाने में होगी आसानी। और हमने अल्फाबेट सीखे थ्योरी क्लासेस में, और लेटर्स जोड़ जोड़ के वर्ड्स बनाना सीख रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। आपको बताया है मैंने बहुत बार कि बेटा थ्योरी सीखना अलग काम है, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्विंग से हम क्या सीखते हैं? क्वेश्चन सॉल्विंग की कला, द स्किल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो अलग स्किल है। बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि थ्योरी आ गई तो क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहे। अगर आपने रेसिपी बुक पढ़ ली है खाना बनाने की, तो क्या आप अच्छे कुक बन गए हो? नहीं, डेफिनेटली नॉट। वो थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल है। अच्छा कुक बनने के लिए उस सारी रेसिपीज को अप्लाई करना पड़ेगा। पहली बार अप्लाई करोगे तो बहुत बेकार खाना बढ़ेगा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार करके आप टेक्निक सीखोगे, खाना फिर अच्छा बनना स्टार्ट होगा, राइट। तो सिर्फ रेसिपी बुक पढ़ने से क्या खाना अच्छा बना पाओगे आप? नहीं। इस तरीके से तो फिर सब अच्छे कुक बन जाते, बस रेसिपी बुक पढ़ के कर लिया। यू लर्न बाय प्रैक्टिसिंग। हमने थ्योरी पूरी पॉलिश करी, अब आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखनी है, जिसको सॉल्व करने का और कोई तरीका नहीं, जिसको सीखने का और कोई तरीका नहीं है बजाय प्रैक्टिस करें। खाना बनाना सीखने का और कोई तरीका नहीं है बजाय कि आप बनाकर देखो। देखना पड़ेगा, बनाकर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपके साथ मिलकर सॉल्व करी ताकि आपको पता चले, आपका डर निकले, आप सॉल्व करना सीखो। पर आपको मैक्सिमम खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे और ज्यादा, यहाँ से इंस्पायर होके तभी काम बनेगा, है कि नहीं? चलो फिर अब इसी के साथ इजाजत दें, ताकि हम अगले सेशन में मिल सकें, प्रैक्टिस करें, पढ़ते रहें और एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। और एक बात याद रखें, हमेशा गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। ये एक बात के दो पहलू हैं कि बेस्ट देना है, अपनी तरफ से एफर्ट में कभी कमी मत डालो, उसकी बाद बाकी सब भगवान पे छोड़ दो, मालिक पे छोड़ दो, बाकी काम फिर रब का है, अपना काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट। सो दैट्स ऑल। मेरा नाम है इशिका और आप ट्रिप बोहेमिया बाय इशिका पे वीडियो देख रहे होंगे, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, या फिर हमारा प्यारा सा ऐप है ट्रिप बोहेमिया नाम से, जिसपे आप ये सेशन देख रहे होंगे। इस ऐप पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसपे आप क्या कर सकते हैं, अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे कि IIT JAM, CSNET, गेट, UPSC मैथ्स ऑप्शन एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब के लिए कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है हमारी ऐप और लिंक वेबसाइट पे। लेट मी टेक यू देयर। तो ये हमारी वेबसाइट है edu.tripbohemia.com। ये लिखने से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। इस तरीके से इसका होम पेज कुछ नजर आपको आने वाला है, राइट। और आपको यहाँ पर मेन्यू में मैथ्स कोर्सेज का सेक्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इससे आपको सारे मैथ्स के कोर्सेज मिल जाएंगे, IIT JAM, CSNET, गेट, ISI, BSc की प्रिपरेशन करनी है, MSc की करनी है, CUET, या फिर आपको गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन करनी है, TGT, PGT एंड सो ऑन, UPSC मैथ्स ऑप्शन, आपको अप्लाइड या प्रो मैथमेटिक्स भी स्पेसिफिकली पढ़ने हैं, तो सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। फिलहाल आप सब मेरे साथ CSNET मैथमेटिक्स और गेट को टारगेट करने के लिए क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व करे हैं, तो उसके लिए भी फुल कोर्सेज अवेलेबल हैं। वी ऑल्सो हैव क्रैश कोर्सेज, अगर आपको इमीडिएट अटेम्प्ट देना है अगले 1 मंथ में, 2 मंथ में, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो ट्रस्ट मी इट इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, बट इट इज नॉट ईजी। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि CSNET का सिलेबस आप 1 महीने में पूरा कवर कर सकते हैं आसानी से, ना, आसान नहीं है, पर कर सकते हैं, हाँ। एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, हाँ, मैंने करा है, हाँ, राइट। आई क्लियर CSNET ट्वाइस, गेट 1, IIT JAM once, ISI नहीं हुआ था क्लियर, पर PU सेट हुआ था क्लियर, और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हुआ था, और जितने भी एग्जाम क्लियर हुए सब डबल डिजिट रैंक में हुए। यस, दिस इज अ कोइंसिडेंस। So PU set by All India rank 18 and NET by All India rank 33, then NET JLF by All India rank 77
and University of Hyderabad attendance by already ranked 24 and so on. और क्या मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हूँ? ट्रस्ट मी, आई एम नॉट. बट मैंने कुछ मेथड्स ट्राई करे. हिट एंड ट्राई मेथड है, हमेशा हिट एंड ट्रायल हमेशा काम करता है. कोशिश करी, कुछ मेथड्स काम करे, कुछ नहीं करे. जो करे उन सबको मैं इन कोर्सेज में बताती हूँ. आज के सेशन में बताने की कोशिश करिए, हर सेशन में आपको देने की कोशिश करती हूँ. ये हिट एंड ट्रायल है. लाइफ में आपको भी सीखनी पड़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखनी पड़ेगी. आपको अप्लाई करके देखना पड़ेगा, डर को हटाना पड़ेगा. Until and unless you stand in front of the stove and start cooking, तब तक खाना अच्छा बन ही नहीं सकता. करना पड़ेगा, डर हटाना पड़ेगा. तो प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे. सिर्फ थ्योरी पढ़ के कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है. कभी हो गया तो समझ लेना तुक्का है, लाइक 1 in a 1 lakh काइंड ऑफ थिंग. अदरवाइज करना ही पड़ता है, राइट? सो हाँ, ऐप भी दिखा देते हैं आपको. और ये अपना प्यार सा ट्रिप बोहेमिया ऐप है. प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा आसानी से, राइट? आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और एक्सेस करना है इस ऐप को. आपको मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे. ऑल्दो इस ऐप का इंटरफेस थोड़ा सा अपडेट हो गया है, पर हाँ, ऐसा कुछ ही नजर आएगा. अपडेट कर दिया हमने और सारे, इसमें और ज्यादा फीचर्स हैं, बटन से और ज्यादा. यहाँ पे आपको बटन्स नजर आएंगे, इन बटन्स पे आप क्लिक कर सकते हैं, इन बटन्स को आप एक्सेस कर सकते हैं. यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज नजर आएंगे, कोर्स का कंटेंट नजर आएगा और उसके हिसाब से आप फिर एक्सेस कर सकते हैं सभी चीजों को भी. ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ टेस्ट सीरीज, है ना? क्वेश्चन ऑफ द डेज है, टेस्ट सीरीज है. उसके थ्रू क्या होगा, जैसे हमने आज क्वेश्चंस करे, है ना, वो सब आपको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में भी मिल जाएंगे, ताकि टेस्ट सीरीज में आप ऐसे ही एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस को लगातार एक ही जगह पर प्रैक्टिस कर सको. फुल लेंथ टेस्ट भी है जिसमें आपको जितने आपके एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं सारे मिलेंगे. शॉर्ट टेस्ट भी है, मिनी टेस्ट भी है, ताकि आपको प्रैक्टिस मिले. जो हम 1 शॉट में प्रैक्टिस करते हैं टेस्ट सीरीज, वैसे 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ऐसे मिनी टेस्ट भी आपके पास अवेलेबल हैं, ताकि आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को भी टारगेट कर सको, तो आप उनका भी हिस्सा बन सकते हैं. सो एवरीथिंग इज देयर एट अ सिंगल स्पॉट, क्या कहते हैं वो, है ना, ऑल इन वन काइंड ऑफ थिंग, ताकि आपको प्रिपरेशन के लिए कहीं और ना जाना पड़े, आप एक ही जगह पे डिपेंड कर सकते हैं. So waiting for you to be on the app and see you there. Tata. Good night, good evening. That's all. Trip Bohemia is signing off. Tata.